बच्चों, आज हम पहले पाठ का एक आंकिक प्रश्न लेकर आए हैं। जो एक बच्चे ने पूछा है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच विद्युत प्रतिकर्षण बल, मतलब जो अल्फा कण दो आवेशित कण होते हैं बच्चों, और दोनों के बीच जो विद्युत बल लगेगा, विद्युत का प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। तो ध्यान देना है बच्चों, ऐसा होता है जैसे मान लो दो अल्फा कण ये रखे हैं जिनके आवेश हम कहते हैं Q1 और Q2। हालांकि दोनों अल्फा हैं तो दोनों के आवेश बराबर होंगे। जो इधर वाले अल्फा कण का आवेश होगा वही दूसरे अल्फा कण का आवेश है। तो Q1 और Q2 दोनों अल्फा कणों के आवेश हैं। और अल्फा कण का आवेश, जब ये सवाल आएगा तो ये डेटा हमें दिया होगा सवाल में कि अल्फा कण का आवेश 3.2 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 गुणा 10⁻⁻28 किलोग्राम होता है। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, ये कक्षा 11 में पढ़ा है, 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। तो बच्चों, ये मान लो हमने दो अल्फा कण है और दोनों के बीच की दूरी r है। तो दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल आप कूलाम के नियम से निकालोगे। उसका फॉर्मूला F बराबर 1/4πε0 Q1 ×r²। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकलेगा दोनों अल्फा कणों के बीच विद्युत बल, जहाँ 1/4πε0 की वैल्यू वही 9 गुणा 10⁹ Q1 का मतलब अल्फा कण का आवेश, ये Q2 भी अल्फा कण का आवेश, तो यही वैल्यू रहेगी। और r है इन दोनों के बीच की दूरी, जो कि दूरी इन्होंने दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। हालांकि इसका देखो, हम दूरी का ना भी दी होती दूरी तो इसमें सवाल में तुलना हो जाएगी, मतलब दूरी देने या ना देने का कोई फायदा नहीं है। लोग ऐसा करते हैं, एक काम ये तो विद्युत बल का सूत्र हो गया। अभी हम विद्युत बल के सूत्र में मान नहीं लगा रहे हैं, हमें विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, मतलब कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है। तो देखो, हमें एक काम करना है कि विद्युत बल को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम विद्युत बल का थोड़ा प्रतीक बदल दे रहे हैं, हम विद्युत बल को लिख दे रहे हैं E फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और अब फॉर्मूला लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल का। और बच्चों, होता क्या है, कक्षा 11 में पढ़ा है हमने कि जैसे दो द्रव्यमान हैं M1 और M2, ये दो अल्फा कणों के द्रव्यमान हो गए, और दो द्रव्यमान एक दूसरे से r दूरी पर रखे हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का न्यूटन ने सूत्र दिया था, ये कक्षा 11 में, F बराबर कैपिटल G M1 M2 अपॉन r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का कक्षा 11 में सूत्र पढ़ा है, जहाँ कैपिटल G यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। M1 पहले अल्फा कण का द्रव्यमान, M2 दूसरे अल्फा कण का द्रव्यमान, जो कि यही वैल्यू रहेगी, और r है दोनों के बीच की दूरी। गुरुत्वाकर्षण बल को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से इसका थोड़ा हम प्रतीक अपने पास से चेंज कर दे रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को प्रदर्शित कर दे रहे हैं हम Fg से। अब हमें ये बताना है कि ये विद्युत बल इस गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, मतलब दोनों में तुलना करनी है। तो बच्चों, आसानी से तुलना करने के लिए आप दोनों समीकरणों को, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, आपस में भाग करो पहले, Fe/Fg। तो देखो, ये r² पे r² कट जाएगा भाग करने पर। तो बच्चों, हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हमें दूरी r जब कैंसिल हो जाएगी तो दूरी r चाहे हमें दी हुई हो, मतलब 0.1 एंगस्ट्रॉम इन्होंने दे रखी है, लेकिन नहीं भी देते सवाल में, तो भी ये सवाल हल हो जाएगा। देखो, Fe का मान 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² और पूरे के बटे कैपिटल G M1 M2 बटे r²। तो बटे के r² से बटे का r² कट गया। अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10⁻⁹, Q1 पहले अल्फा कण का आवेश 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, गुणा Q2 दूसरे अल्फा कण का आवेश, ये भी 3.2 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, और बटे कैपिटल G का मान
6.67 गुणा 10 की घात -11। m1 पहले अल्फा कण का द्रव्यमान, ये है 6.6 गुणा 10 की घात -27 गुणा m2 दूसरे अल्फा कण का आवेश 6.6 गुणा 10 की घात -27। ठीक है। अब बच्चों आपको ये काम आपको स्वयं करना है कि आप इन अंकों की कैलकुलेशन करोगे। ठीक है। और इन अंकों की कैलकुलेशन करके आंसर आएगा आपका 3.158 गुणा 10 की घात 35। इन अंकों की कैलकुलेशन करके इन अंकों से इसको भाग करोगे, इतने की कैलकुलेशन तो कर लोगे आप लोग, और ये आंसर आना चाहिए। ठीक है। अब जब ये आंसर आएगा तो इतने FE बटे FG का जब ये आंसर आ जाएगा तो हम ये ऐसे करके लिखेंगे, अर्थात FE बराबर 3.158 गुणा 10 की घात 35 और बटे का FG या तक्षी गुणा में ले आओ इंटू FG। तो उस आंसर का देखो मतलब क्या है कि FE तुम्हारा विद्युत बल है, तो विद्युत बल का मान कितना है? विद्युत बल का मान 3.158 गुणा 10 की घात 35 इंटू FG। इसका मतलब विद्युत बल जो है FG गुरुत्वाकर्षण बल में 3.158 गुणा 10 की घात 35 की गुणा हो रही है। इसका मतलब जो है विद्युत बल आपका 3.158 गुणा 10 की घात 35 गुना बोलोगे को गुणा हो रही है, तो विद्युत बल जो होगा 3.158 गुणा 10 की घात 35 गुना गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा है। तो इस ढंग से आंसर देंगे और लास्ट में शब्दों में लिखेंगे कि अतः विद्युत बल का मान 3.158 गुणा 10 की घात 35 गुना गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है। तो इस प्रश्न में बच्चों ये दूरी r 0.1 इस टर्म दे रखी है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, नहीं भी देते हैं तब भी ये प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन साथ में ये डेटा जरूर दिया होगा कि अल्फा कण का आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होगा और कैपिटल G। ये सवाल में आपको लिख के देंगे। ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम वही जो हमारा पाठ चल रहा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें मैंने कल आपको एक वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी। उस पर आधारित ये अंकित प्रश्न है बच्चों कि एक वृत्ताकार कुंडली में 10 फेरे हैं, तो फेरों की संख्या 10 है और फेरों की संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं n से, तो फेरों की संख्या n बराबर 10। अगर बच्चों किसी सवाल में फेरों की संख्या ना दी हो तो आप उसमें एक कुंडली मानोगे, एक कुंडली का मतलब एक फेरा, तो कैपिटल N फेरों की संख्या का मान 1 लोगे। ठीक है। अगर फेरे दिए हुए ना हो तो फिर बोला है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो कुंडली की त्रिज्या हम मानते थे r से, r बराबर 2 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदल लो तो 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर, सेंटीमीटर की वैल्यू लगा दी 10 की घात -2 मीटर, तो त्रिज्या हमारी मीटर में आ गई। फिर कह रहा है यदि इसमें 0.5 एम्पियर की धारा है, तो धारा I का मान है 0.5 एम्पियर। ठीक है। तो कह रहा है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमें ज्ञात करना है कुंडली के केंद्र पर। तो अब फॉर्मूला क्या है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 Ni/2r। ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अगर यही आए अर्धवृत्त तो अर्धवृत्त में μ0 Ni/4r, अगर ये अर्धवृत्त होता तो। अब देखो वैल्यू लगाएं, μ0 का मान 4 पाई गुणा 10 की घात -7, कैपिटल N फेरों की संख्या 10, I का मान 0.5 बटे 2 इंटू r का मान ये 2 गुणा 10 की घात -2। अब बच्चों से हल कर लो, जैसे ये 2 दूनी 4 हो रहा है, 4 से 4 काट लिया, बाकी वैल्यू लगा लो, तो 10 की 0.5 से गुणा करोगे तो 5 बचेगा, 10 पंजे 50 और 1 नंबर बाद पॉइंट लगाओगे तो 5 बचेगा, तो 5 पाई गुणे 10 की घात -7 और 10 की घात -2 ऊपर ले जाओ तो +2 और कर लो 5 इंटू पाई का मान लगा दो चाहो तो 3.14 और गुणे 10 की घात कितनी बची -7 और +2 हल करोगे जोड़ोगे तो माइनस की बड़ी है, -7 में से 2 घटाओगे तो -5, तो गुणा कर लो 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 3 15, 2 नंबर बाद पॉइंट, तो 15.70 गुणे 10 की घात -5। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया जिसका मात्रक टेस्ला।
तो इतने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर होगा। तो इस ढंग से बच्चों जब वृत्ताकार कुंडली का क्वेश्चन आएगा तो हमें इस प्रकार से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बच्चों अब कुछ विशेष परिस्थितियां करते हैं। जैसे मैंने आपको एक सवाल कराया था कि परिमित लंबाई, ये निश्चित लंबाई का तार है ए बी, और इसके कारण इसके केंद्र से ए दूरी पर यहाँ बिंदु P है, और जिसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और तार का ऊपरी सिरा ये φ1 कोण बना रहा है और निचला सिरा ये φ2 कोण बना रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैंने सिद्ध करा था V0/4π I/a sin φ1 प्लस sin φ2। इस सूत्र की देखो कुछ बच्चों विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं कि जैसे मान लो कोई तार है, लेकिन तार जो है वो अनंत लंबाई का है। ये परिमित लंबाई नहीं है लेकिन अनंत लंबाई। तो अनंत लंबाई का मतलब है तार ऊपर भी अनंत तक जा रहा है और ऐसे नीचे भी अनंत तक जा रहा है। तो तार के बच्चों ऊपरी सिरे को आप ऐसे करके मिलाओगे अनंत वाले बिंदु को, तो ये φ1 एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। देखो इसके साथ। और ऐसे ही तार अगर नीचे भी अनंत तक जा रहा है तो निचले सिरे को मिलाओगे तो जो φ2 है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो केस अनंत लंबाई के तार के कारण उसके मध्य में, अनंत लंबाई का तार है कहीं बीच मध्य में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का देखो सूत्र क्या होगा कि V0/4π I/a। अब φ1 और φ2 की जगह इसमें 90 लगा दो, तो sin 90 प्लस sin 90, तो V बराबर V0/4π I/a sin 90 का मान 1 प्लस 1, तो μ0/4π I/a इंटू 2 ये बन जाएगा, और 2 दूनी 4 काट लो, तो b बराबर μ0/2π इंटू I/a। तो बच्चों हम इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे μ0/2π I/a। ये सूत्र का प्रयोग तब करेंगे हम जब अनंत लंबाई का तार हो और अनंत लंबाई के तार के कहीं मध्य में हमसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ जाए, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जहाँ I तार में बहने वाली धारा है और A तार से उस बिंदु की दूरी, उस बिंदु की लंब दूरी जहाँ पर हमसे चुंबकीय क्षेत्र निकलवा रहा है। ठीक है, इस विशेष परिस्थिति को आप नोट करें। इसके बाद इसी में कि जैसे मान लो हमारा अनंत लंबाई का तार है, लेकिन ऊपर अनंत तक जा रहा है और अंतिम सिरा जो ये आखिरी सिरा है एक ऊपर अनंत तक जा रहा है और आखिरी सिरे के सामने ये ए दूरी पर हमसे चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। तो बच्चों ऊपर अनंत तक जा रहा है तो ऊपर का कोण मिलाओगे ऐसे φ1, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन नीचे तार है ही नहीं, तो नीचे इसी दिशा में मिलाओगे तो इसमें φ2 का कोई एंगल ही नहीं बना, φ2 का मान हो जाएगा 0। तो दूसरा केस ये है कि अनंत लंबाई के तार के एक सिरे के सामने, तो एक सिरे के सामने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो μ0/4π I/a sin φ1 का मान 90 प्लस sin φ2 का मान 0, ये लगाओगे तो सूत्र हो जाएगा μ0/4π I/a sin 90 का मान 1 लेकिन sin 0 का मान 0। तो फॉर्मूला बचेगा μ0/4π I/a। तो बच्चों इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमसे अनंत लंबाई के तार के किसी एक सिरे के सामने हमसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलवाएगा। ठीक है, इसी में देखो एक विशेष सूत्र हम बना दे रहे हैं, और ये बात आपको याद रखनी है कि जैसे कोई तार है,
जैसे मान लो ये कोई तार चाहे कैसे भी स्थिति में लगा हुआ हो, चाहे अनंत लंबाई का हो चाहे मत हो, ठीक है। लेकिन जैसे ये कोई तार का टुकड़ा है, सपोज करो ये कोई टुकड़ा है, ये कोई तार का टुकड़ा है और इसमें आई धारा बह रही है, लेकिन तुमसे चुंबकीय क्षेत्र जो पूछ रहे हैं वो तार के सामने नहीं पूछ रहे हैं, या बीच में नहीं पूछ रहे हैं, किनारे पे नहीं पूछ रहे हैं। अभी हमने बीच का केस कराया है। परिमित लंबाई का है, ऊपर φ1 नीचे φ2 कोण मान लो। अनंत लंबाई का है तार, अगर अनंत लंबाई का है ऐसे ऊपर नीचे और बीच में पूछ रहा है तो φ1 90 φ2 90। लेकिन अगर तार अनंत लंबाई का है लेकिन इसके एक सिरे के सामने पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो φ1 90 लेकिन φ2 0, ये एंगल कर लोगे। लेकिन तार मान लो अनंत लंबाई का हो चाहे परिमित लंबाई का हो, लेकिन तार की जो दिशा है, तार जिस दिशा में जा रहा है, तार के सामने हमसे चुंबकीय क्षेत्र नहीं पूछ रहा है, तार की दिशा का कोई बिंदु, जैसे ये तार की दिशा में ये बिंदु है P, यहाँ हमसे चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को कितना होगा, जैसे मान लो हमने एक सूक्ष्म लंबाई dl का अल्पांश काटा और इस अल्पांश से हमने इस बिंदु P को मिलाया। तो अल्पांश से जब बिंदु P को मिलाएंगे बच्चों, तो अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा होती है, तो होता क्या है, जैसे बिंदु P इधर होता है बच्चों, तो अल्पांश से जब हम बिंदु P को मिलाते हैं तो अल्पांश और बिंदु P की मिलाने वाली रेखा, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का ये जो कोण होता है इसको हम थीटा बोलते हैं बायो-सावर्त के नियम में। लेकिन अगर बिंदु P, ध्यान दें, अगर बिंदु P यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है तो देखो ये ऐसे करके लाओगे जब बिंदु P, तो धीरे धीरे ये जो थीटा एंगल होगा वो ऐसे करके कम होता जाएगा। अब कम होता जाएगा और जब बिंदु P इसकी सीध में आ जाएगा तो ये थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो नंबर तीसरा विशेष केस, जब तार की दिशा में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो थीटा का मान 0 होने पर, तो अल्पांश के कारण जब हम चुंबकीय क्षेत्र लिख रहे हैं μ0/4 IDL sin θ/r², जहाँ इस दूरी को r कहते हैं। लेकिन अगर अल्पांश और बिंदु P एक ही दिशा में है तो थीटा का मान 0 होना है। तो थीटा का मान जब यहाँ बच्चों 0 लगाओगे तो μ0/4 IDL sin 0/r², और sin 0 का मान 0 होता है, IDL/r² × 0, तो dV बराबर 0। और पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर समाकलन dV, तो समाकलन 0 बराबर 0। इसका मतलब ये है कि अगर ये रिजल्ट ऐसे याद रखोगे कि अगर हमसे चुंबकीय क्षेत्र तार की दिशा में पूछ रहा है, तार जिस दिशा में है उसी दिशा में कोई बिंदु है जहां हमसे चुंबकीय क्षेत्र निकलवा रहा है, तो उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का मान सीधे सीधे शून्य लिखेंगे। जैसे मान लो ये तार जा रहा है आई धारा और हमसे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो देखो ये बिंदु इस तार की दिशा में है, तो चाहे यहाँ पूछे चाहे ये बिंदु क्यों है, देखो तार की दिशा में है, तो चाहे यहाँ पूछे, तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। क्यों? क्योंकि ये तार की दिशा में है। यहाँ थीटा का मान 0 होगा और ये यहाँ बिंदु Q पे भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। तो इस ढंग से याद रखेंगे कि जैसे ये कोई तार है और तार की दिशा में जो बिंदु है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सीधे शून्य होगा। तो इस रिजल्ट का प्रयोग हम आगे सवालों में करेंगे।